हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों की डिमांड पर मैंने एनसीईआरटी नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और आज मैं पहली क्लास लेकर आई हूँ एनसीईआरटी की, जो कि है ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर और जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आप देख पा रहे हो ये सारी आपकी पीडीएफ प्रिपेयर की हुई है। बहुत ही छोटी सी पीडीएफ है जिससे आपको रिवीजन में आई थिंक 10 मिनट्स में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट क्लास एंड पहला जो चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। क्या है पहला चैप्टर का नाम? वो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया है कि जब आप रात को सो रहे हैं, आसमान में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं, टिमटिमाती हुई दिखाई देती हैं। इवन चांद को भी देखते हैं, कभी चांद फुल दिखता है, कभी हाफ दिखता है, न्यू मून डे और फुल मून डे। इन सब चीज़ों के बारे में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कराने वाले हैं। ये क्लास देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो पहले देखते हैं खगोलीय पिंड। क्या होते हैं हमारे खगोलीय पिंड? ठीक है, तो आकाश में पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। जो भी आकाश में आपकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये है जो जितनी भी चीज़ें दिखा रही हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमारी खगोलीय पिंड है। इवन तारे, ग्रह, उपग्रह जो भी है सारे खगोलीय पिंड है। तो खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं? तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और ये बौना ग्रह वगैरह जो प्लूटो है, ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं? तो वो खगोलीय पिंड में आती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और खगोलीय पिंड क्या होते हैं ये भी समझ लो। तो खगोलीय पिंड, कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? आपके चमकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड आपके चमकते हैं और कुछ खगोलीय पिंड मतलब दिखाई नहीं देते, उनमें क्या होते हैं, वो चमकते नहीं हैं, यानी कि उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। जो खगोलीय पिंडों के पास खुद की लाइट होती है वो खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तारे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। खगोलीय पिंड कितने टाइप के हो रहे हैं? 2 टाइप के हो रहे हैं। इसमें मैं समझा देती हूँ। खगोलीय पिंड 2 टाइप के होते हैं। कुछ तो चमकते हैं, ठीक है, और कुछ चमकते नहीं है। जो चमकते हैं वो क्या कहलाते हैं? तारे। जैसे कि हमारा सूर्य। सूर्य हमारा क्या है? सूर्य हमारा एक तारा है। क्या है? सूर्य हमारा एक तारा है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जिनके पास खुद की यानी कि खुद की लाइट और खुद की ऊष्मा, जो हमारे तारे हैं उनके पास क्या है? उनके पास खुद की ऊष्मा होती है, यानी कि हीट होती है, और अपनी लाइट होती है। क्या होती है? लाइट होती है। किसके पास? जो तारे कहलाते हैं। तारों के पास क्या होती है? खुद की ऊष्मा होती है और खुद की लाइट होती है। तो खगोलीय पिंड कैसे होते हैं आपके? कुछ तो चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के पास खुद की ऊष्मा या लाइट नहीं है, तो इसलिए हमारी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारा तारा नहीं है। क्या है हमारी पृथ्वी? हमारी पृथ्वी है क्या? ग्रह। जो जो खगोलीय पिंड चमकते नहीं है, जिन खगोलीय पिंड के पास खुद के क्या खुद की लाइट, एक सेकेंड, खुद की क्या नहीं होती है? खुद की लाइट नहीं होती है और खुद की हीट नहीं होती है। हीट और लाइट दोनों नहीं होती हैं, वो हमारे प्लानिट कहलाते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे प्लानिट कहलाते हैं, और हिंदी वाले बच्चों ध्यान से सुनो, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? एक हमारा ग्रह है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो खगोलीय पिंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्या है खगोलीय पिंड? आकाश में चमकने वाली सारी वस्तुएं और दिखने वाली जो चीज़ें होती हैं, ग्रह, उल्का पिंड, और जो नहीं भी चमकती हैं वो भी सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड में कुछ चीज़ों के पास अपनी हीट और लाइट होती है। जिनके पास हीट और लाइट होती है वो तारे कहलाते हैं, और जिनके पास हीट और लाइट नहीं होती है वो प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ को हीट और लाइट किससे मिलती है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब यहाँ पे मैंने ब्रह्मांड और आकाशगंगा को भी ऐड किया हुआ है। चाहो तो मैं अभी समझा दूँ या फिर ये सबसे लास्ट में है, चैप्टर के सबसे लास्ट में। तो ब्रह्मांड क्या होता है? जो आसमान है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हमारा ब्रह्मांड क्या है? बहुत बड़ा है। लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है।
क्या है, लाखों आकाशगंगा, एक दो नहीं बहुत सारी आकाशगंगाओं से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। अब मैम आकाशगंगा क्या होता है, तो आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा में करोड़ों तारों, गैस, धूल, बादलों की प्रणाली होती है। जो हमें अपने आसमान में तारे दिख रहे हैं, धूल बादल दिख रहे हैं, गैस दिख रही है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आकाशगंगा कहलाती है। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। कभी भी आपने अगर बचपन में या कभी भी देखा हो, गर्मियों के दिन में जब आप रात में सोते हो तो आसमान से मतलब ऊपर अपने आसमान में एक वाइट कलर की ऐसी पट्टी दिखाई देती है, ठीक है। हमारे बचपन में तो हमारे मम्मी लोग हमसे कहते थे कि वो इंद्र भगवान जी का हाथी जाता है, उनका रास्ता है, ऐरावत हाथी निकलता है, उनका रास्ता है। तो जो ये वाइट वाइट पट्टी होती है ना, वो क्या है, वो हमारे मिल्की वे है। वो मिल्की वे की यानी कि दूध की तरह दिखाई देती है ना, वाइट वाइट, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, मिल्की वे। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो वो है मिल्की वे। आकाशगंगा के अंदर करोड़ों तारों, गैस, धूल के बादल पाए जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें राइट हो जाएंगी। अगर स्टेटमेंट में बनाएगा तो पहला क्या डाल देगा कि ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट डालेगा वो डाल देगा आकाशगंगाओं में करोड़ों तारों, गैस, धूल के बादलों की प्रणाली पाई जाती है। फिर थर्ड डाल देगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, और डाल देगा कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, या ऑल स्टेटमेंट सही है, तो आप ऑल लगा सकते हो। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे, कहीं और से नहीं बनेंगे। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये मैंने देखो गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा की पिक्चर डाली है। क्वेश्चन आ सकता है कि आकाशगंगा जो है वो कैसी होती है, तो वो हमारी सर्पिलाकार होती है। कैसी होती है, सर्पिलाकार होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आकाशगंगा कैसी होती है, तो मिल्की वे या आकाशगंगा हमारी सर्पिलाकार होती है, इसलिए मैंने पिक्चर ऐड किया है सो दैट कि आप लोग चीज़ें भूलें ना, ठीक है। अब आते हैं सूर्य के परिवार, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो क्रम एक आता है एनसीईआरटी के लास्ट में, जो हमारा चैप्टर है ना फर्स्ट वाला, उसके लास्ट में देखना एक सर्कल में आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल लिखा है। तो कभी अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि इनको क्रम से लगाइए, या क्रम में लगाने के आ जाएगा सूर्य परिवार का क्रम या कुछ आ जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा आपका ब्रह्मांड होगा नंबर 1 पे, 2 पे आकाशगंगा, फिर 3 पे सौरमंडल और 4 पे पृथ्वी हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये क्रम आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है, आगे हमें तारों और नक्षत्र मंडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तारे क्या होते हैं सबसे पहले ये जानेंगे। तो अभी मैंने कुछ खगोलीय पिंड पढ़ाया था, उसमें बताया था कि तारे क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। तो तारे क्या हैं, तारे सूर्य के समान गर्म गैसों से बने खगोलीय पिंड होते हैं। तारे क्या है, तारे सूर्य के समान गर्म गैसों से बने क्या होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं। इनका अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, ठीक है। इनका अपना जो हीट, प्रकाश और लाइट एंड हीट होती है। बहुत दूर होने के कारण तारे जो हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं और इनकी हीट हमें फील नहीं कर पाते। जैसे सूर्य है, सूर्य हमारे पास में है, ठीक है। सन क्या है, सन हमारे पास में है, तो इसकी हमें हीट और वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। बट जो तारे हैं उनके पास भी अपनी खुद की हीट और लाइट है, जब भी तो वो चमकते हैं, रात को चमकते हैं ना। बट हम इनकी हीट को फील नहीं कर पाते क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हम हीट इनकी फील नहीं कर पाते। अब आप बोलोगे मैम कि जो मून है, मून भी रात को चमकता है, पर मून के पास तो अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। तो मून को जो लाइट है वो किससे मिलती है, वो मून को लाइट सन के द्वारा ही मिलती है। एंड अब बात करेंगे अपने अर्थ की। तो अर्थ पे जो हम रह रहे हैं, हमारा जीवन संभव है, वो किसके कारण है, वो सन के कारण है। सन से ही हमें हमारी अर्थ को हीट मिलती है और सन से ही हमारी अर्थ को लाइट मिलती है। आगे चल के आप जब पढ़ोगे ना इक्वेटर के बारे में, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे ना, तब आपको और अर्थ ज़्यादा से क्लियर हो जाएगी। तो तारा समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट बात करेंगे नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, ठीक है। नक्षत्र मंडल, रात में तारों के समूह से बनने वाली विभिन्न आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। जो रात में तारों की बहुत सारी आकृतियां बन जाती हैं, आपने देखा होगा, वो हमारी क्या कहलाती हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक आपने सुना होगा सप्तऋषि तारा,
सप्तऋषि नक्षत्र मंडल, उसमें क्या होते हैं 7 स्टार होते हैं, और 7 स्टार क्या होते हैं, वो सप्तऋषि कहलाते हैं, यानी कि 7 तारों का समूह। तो सप्त का मतलब क्या हो गया 7, और ऋषि का मतलब हो जाता है संत। इसे आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि ये 7 तारे आपको एक साथ ही दिखाई देंगे। आपको मैं इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ठीक है, मैंने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है। ये आपके एनसीईआरटी की ही पिक है, आई थिंक नहीं है, ये अलग है। तो आप देख पा रहे हो इसमें 7 स्टार हैं, 1 2, एक मिनट कलर चेंज कर लो, 3 4 5 6 7 है ना, 7 स्टार। तो इन्हीं को क्या कहा गया, इन्हीं को हमने सप्तऋषि का नाम दिया है। किसका नाम दिया है, सप्तऋषि का नाम दिया है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सप्त का मतलब क्या होता है 7 होता है, और ऋषि का मतलब संत होता है। कभी ये क्वेश्चन बना तो आप लोग कर पाएंगे। इस क्लास के बाद आपका एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। मैंने सारे पॉइंट लिए हुए हैं और इससे आपकी जो टाइमिंग है वो सेव हो जाएगी। फिर उसी के साथ साथ एक ध्रुव तारे के बारे में आपने सुना होगा कि भाई सब आपने देखा होगा कि एक तारा आसमान में बहुत ज़्यादा चमकता है, देखा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा हो। एक तारा जो है वो सबसे ज़्यादा चमकता है और मॉर्निंग तक वो चमकता ही रहता है। तो ये तारा किस दिशा में होता है हमेशा, तो ये तारा उत्तरी तारा भी कहा जाता है क्योंकि हमेशा ये नॉर्थ साइड ही आपको मिलेगा। कौन से साइड मिलेगा, नॉर्थ के साइड मिलेगा, इसलिए इसे क्या है, देखो हमेशा उत्तर की दिशा में ही एक स्थान पे रहता है। और प्राचीन समय में यानी कि एंशिएंट टाइम में जो लोग थे, हमारे लोग थे, वो इनका दिशा ज्ञान यानी कि कौन सी दिशा में हम हैं इसके लिए ध्रुव तारा का यूज करते थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन समय में लोग दिशा ज्ञान के लिए किसका यूज़ करते थे, तो वो हो जाता है ध्रुव तारा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। अब ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्या है पिक्चर है, आपको विजुअल होगी आई थिंक। तो आप देख पा रहे हो ये आपके 7 स्टार हैं। क्या हैं आपके 7 स्टार हैं, और यहाँ से जब हम लास्ट वाले 7 स्टार से यहाँ आ रहे हैं ना, तो ये सीधा किसे दिखा रहा है, ये आपका ध्रुव तारा है। क्या है, ध्रुव तारा है। तो आई होप आपको चीज़ें दिख गई होंगी। मैंने 7 स्टार भी दिखा दिया और ध्रुव तारा दिखा दिया। तो इसमें लिखा है कि क्वेश्चन कभी बन जाए कि ध्रुव तारा को खोजने की विधि क्या है, तो वो देख लीजिए। तो ध्रुव तारा को खोजने की विधि क्या है आपकी, जो सप्तऋषि के अंतिम 2 तारे, ध्यान रखना कौन से तारे, अंतिम 2 तारे मिलाकर हम काल्पनिक रेखा बनाते हैं तो सीधा ध्रुव तारे पर मिलती है। अभी हमने आपको वो रेखा बनाकर दिखाया भी था। कौन से, अंतिम 2 तारे, ये अंतिम आपके 2 तारे हैं, एक मिनट, ये दिख रहे हैं ना, विजुअल है आपको, ओके। तो ये जो अंतिम 2 तारे हैं इनसे मिलाकर हम काल्पनिक रेखा बना रहे हैं। कोई मतलब रेखा थोड़ी खींच देंगे हम आसमान में जाके, काल्पनिक रेखा यानी कि इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं, तो वहाँ हमें क्या दिखती है, ध्रुव तारा दिख जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अभी हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल यानी कि सूर्य का परिवार। तो जो भाई परिवार का मुखिया होता है तो उसी के नाम पे घर चलता है कि फलाने के घर के हैं, या गांव में सुना होगा कि ये रामलाल के घर के हैं, ये श्यामलाल के नाती हैं या बेटा हैं। तो जो परिवार का मुखिया होता है उसी के नाम पे घर चलता है। ऐसे ही जो सूर्य परिवार है, सूर्य के परिवार के लोग हैं, उसे हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सौर मंडल। और शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सौर मंडल क्या होता है ये जानेंगे। जब सौर मंडल यानी कि सूर्य, सौर का मतलब सूर्य, तो सौर का मतलब क्या होता है, सूर्य। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूर्य की फैमिली है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें सौर मंडल में कौन कौन है, तो सूर्य खुद होगा भाई, जब परिवार का हिस्सा होगा जब ही तो वो परिवार का मुखिया बन पाएगा, अदरवाइज कैसे बनेगा ये बताओ मुझे भाई। रामलाल अगर उस परिवार का नहीं है तो रामलाल उस फैमिली का मुखिया कैसे बन जाएगा भाई। फिर सब वो लड़का रामलाल का लड़का कैसे कहलाएगा, जब कहलाएगा जब वो उस घर का क्या होगा, सदस्य होगा। तो भाई सौर मंडल में अगर सूर्य मुखिया है तो भाई वो उस घर का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा, हिस्सा होगा। तो सौर मंडल में आपके सूर्य, 8 ग्रह जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रहे हैं, सौर मंडल को बना रहे हैं। ध्यान से सुनना, कौन,
सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। इसका मुखिया कौन है? इसका मुखिया है सूर्य। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानना है। जो सौरमंडल है, जो सोल है, सोल क्या है? सोल आपका रोमन सूर्य देवता से बना है। किससे बना है? जो सौर है वो रोमन नाम है। क्या है? कौन सा नाम है? रोमन नाम है। और ये किससे मिलकर बना है? सूर्य देवता कहा जाता है, यानी कि सोल को रोमन में सूर्य देवता कहा जाता है। जो रोमन के सूर्य देवता हैं, रोमन में जो सूर्य देवता हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? सोल कहा जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और सोल का अर्थ क्या होता है? सूर्य से संबंधित। क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पर सूर्य को सोल कहा जाता है? तो रोमन के जो सूर्य देवता हैं उनको सोल कहा जाता है। और सोल का अर्थ क्या होता है? सूर्य से संबंधित। फिर हम जो पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है कि इसके शब्द के बारे में क्वेश्चन बना है। तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और 2 शब्दों से मिलकर बना है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफिया का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। तो पूरा अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। तो जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब वर्णन और पूरा मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। खगोल शास्त्री कौन है? तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री कहा जाता है। आपके जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन है और ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो जो आर्यभट्ट जी हैं वो प्राचीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। कौन थे ये? प्राचीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। और उन्होंने बताया था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। किसने बताया था? तो ये ग्रह, जो भी ग्रह हैं और चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा को बोलते हैं उपग्रह, वो सारे किसके प्रकाश से चमक रहे हैं? वो सन के प्रकाश से चमकते हैं। किसने बताया था? आर्यभट्ट जी ने बताया था। अभी हमने ज्योग्राफी के शब्द के बारे में पढ़ा था, कहाँ से कैसे उत्पत्ति हुई है। तो अब जैसे जियो है और जियो के साथ लॉजी लगा दोगे तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो जियो का मतलब पृथ्वी और लॉजी का मतलब अध्ययन, तो जियोलॉजी हो जाएगा। और जियो के साथ मेट्रो लगाओगे तो मेट्रो का मतलब मैट्री का मतलब मापना, तो पृथ्वी का मापन हो जाएगा। जियोऑइड यानी कि जियोऑइड का मतलब होता है आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं देख लूँगी, PDF में डाल दूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य जो है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य जो क्या है? वो सौरमंडल का केंद्र है। इसकी स्थिति जानेंगे। स्थिति मतलब कहाँ पे है? तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पर स्थित है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये पृथ्वी से दूरी, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ मीटर दूर है, 15 किलोमीटर। महत्व, ये प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बिना इसके जो हमारी अर्थ है वो संभव ही नहीं हो पाएगी। तो आई होप ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था जो चीज़ें जिनके पास खुद की हीट और ऊष्मा होती है वो क्या कहलाते हैं? तारे। और जिनके पास हीट और ऊष्मा नहीं होती है वो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ग्रह की परिभाषा सबसे पहले क्या है? ग्रह की परिभाषा है, वे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। वे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। उन्हें अंग्रेजी में प्लैनेट या उन्हें ग्रह कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बार बार बता रही हूँ। उनके पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है, तो सूर्य से ही क्या मिलती है? हीट और क्या मिलती है? लाइट मिलती है। इनको अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, हिंदी में ग्रह कहते हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हो। कक्षा यानी कि जो ऑर्बिट होता है, जहाँ ये मूव करते हैं, उनको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, उसे कक्षा कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ ऑर्बिट क्या होती है, कक्षा क्या होती है। तो सभी ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? तो सूर्य के, और एक निश्चित वे में घूमते हैं। पथ का मतलब वे, रास्ता, उसमें घूमते हैं। अब हमारे कितने ग्रह होते हैं? तो 8 ग्रह होते हैं, वो देख पा रहे हो आप लोग। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह होते हैं। तो और इनकी दूरी किसके हिसाब से दी गई है? तो इनकी दूरी सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दी गई है। किससे? सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दी गई है। अभी आपको मैं फ़ोटो दिखाने वाली हूँ, ये है पिक्चर, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ये है, देखो, ये आपका अभी इतने में विजिबल हो गई होगी, आई होप। हाँ, ये विजिबल हो गई है। तो ये देखो, ये आपका क्या है? ये सन है, ठीक है। सन से दूरी के हिसाब से बताया था, जैसे कि मर्क्यूरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, अर्थ यानी कि पृथ्वी, मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर क्या होता है? बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस क्या होता है? यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, देख पा रहे हो? आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हो। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट नंबर पे है आपका मर्क्यूरी। कौन सा है? नंबरिंग कर देती हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर रहें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अर्थ है, 4 मार्स है, सॉरी, 5 जुपिटर, 6 पे सैटर्न, 7 पे यूरेनस एंड 8 पे क्या है आपका? नेपच्यून है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो हमारे मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, वो हमारे क्या होते हैं? वे इनर सोलर सिस्टम प्लानेट होते हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे। वैसे तो इसमें लिखा है, ये क्या है? आंतरिक प्लानेट है, ठीक है, आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। और जो यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, उन्हें क्या कहा जाता है? आउटर, यानी कि हिंदी में बाह्य ग्रह बोला गया है इनको। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट को लिखा गया है जिससे आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें जो आपकी एनसीईआरटी में लर्न करने का तरीका दिया था वो मैं दिखा देती हूँ। उसमें ट्रिक बताई गई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। माई का एम ले लेंगे, मरकरी, वी वीनस, ई का अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। तो ये क्या थे? ये ग्रह को याद करने की ट्रिक थी। अब जो मैंने याद किया था, तो मेरा तो भाई सरल था। मैंने याद किया था MVEM, यानी कि पहले वाले जो है वो है MVEM, M से मरकरी, V से वीनस, अर्थ से E से अर्थ और M से मार्स। MVEM जॉनसन, यानी कि जॉनसन की जगह O हटा दिया था, J से JSUN ऐसे करके याद किया था, MVM जॉनसन। और आप इस वाली से जो भी आपको सूटेबल लगे या आप अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हैं, उससे कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आते हैं प्लूटो के बारे में। पहले ये ग्रह जहाँ पे नेपच्यून है, उसके बाद में आपको प्लूटो भी दिखता था। ये ग्रह की श्रेणी में था, पर इसको हटा के अब किस श्रेणी में डाल दिया है? तो बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो 2003 UB 313 और सीरस को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि अर्थ के बारे में ही है। हमने 1 मिनट, ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ तो मिस हो रहा है। हाँ, ये वाली, ये जो प्लानेट है आपके एनसीईआरटी में अच्छे से इनके बारे में गिवन है, चीज़ों को दिया गया है, पूरा देख पाएंगे। और मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे डाल दी हैं। तो इनकी दूरी, सूर्य से दूरी, इनकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख लेना। इनकी दूरी लिखी हुई है और इनके दिन लिखे हुए हैं, कितने दिन में ये क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। 1 मिनट, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, मैं उसे करेक्ट करना चाहूँगी। तो आप, ये दूरी दी गई है इनकी, और इनका ये क्या है? परिक्रमण काल दिया गया है। परिक्रमण यानी कि ये घूमते कैसे हैं। घूर्णन और परिक्रमण 2 चीज़ें होती हैं। परिक्रमण यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है, इसके अगल बगल अगर कोई ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो दिस इज अ परिक्रमण। बट कोई अपनी ही जगह पे, यानी कि हम आरती करके घूमते हैं ना, आरती करके अपनी जगह पे घूम जाते हैं ना पूजा के टाइम, दिस इज अ घूर्णन, ठीक है। क्या कहलाता है? घूर्णन। और जब हम मंदिर की या यज्ञ वेदी की परिक्रमा लगाते हैं, दिस इज अ परिक्रमण। तो परिक्रमा से परिक्रमण याद करेंगे। तो इनका जो परिक्रमण का काल है वो यहाँ पे गिवन है, इतने दिन में ये परिक्रमण अपना करते हैं। लेकिन इनके घूर्णन, ये कितने दिन में अपना घूर्णन करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे गिवन नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाली हूँ। तो आप लोग यहाँ से लिख लेंगे और PDF में मैं उसे ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो जो आपका बुध है, बुध आपका 59 डेज में परिक्रमण करता है। कितने डेज में? 59 में। और ये आपका 243 में करता है वीनस। 1 मिनट।
और अर्थ आपका करता है एक दिन में 24 घंटे, यानी कि एक दिन या फिर 24 आवर। फिर आपका मार्स है वो कितने दिन में करता है घूर्णन, तो ये भी आपका एक दिन में घूर्णन करता है एज पर एनसीईआरटी। एंड बृहस्पति आपका जो अपने अक्ष पर घूर्णन है वो 9 घंटे और 56 मिनट में करता है। कितने में? 9 घंटे और 56 मिनट में। यूरेनस आपका 17 घंटे 14 मिनट में करता है, ध्यान रखना, लिख लेना ध्यान से। और आपका जो नेपच्यून है, जो आपका नेपच्यून है, अरे गुस्सा आती है मुझे, एक सेकेंड गाइस, चलो नेपच्यून मैं बोल रही हूँ, ये नेपच्यून का लिख रही हूँ। नेपच्यून का आपका है 16 घंटे और 7 मिनट। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके, ये चीज़ यहाँ पे पीडीएफ में गिवन है। अब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थ के बारे में तो आपको सारी चीज़ें पता ही होनी चाहिए। अर्थ एक अद्भुत ग्रह है। क्यों है भाई? क्योंकि इसका जो आकार है वो ऐसा है, ऐसा, यानी कि ये जो ध्रुव है ना, ये ध्रुव कहलाते हैं। ये जब अर्थ वाला टॉपिक आएगा ना उसको अच्छे से क्लियर करूँगी। ये ध्रुव कहलाते हैं। तो ये ध्रुवों पर चपटी है। चपटी होने के कारण इसके आकार कैसा है? भूआब कहते हैं। इसके आकार को क्या कहते हैं? भूआब। भूआब का मतलब पृथ्वी के समान आकार। जीवन, यानी कि ना तो ये बहुत गर्म है ना ही बहुत ठंडी है। पानी, वायु, जीवनदायिनी गैस, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी हमारी नीला ग्रह है। अंतरिक्ष से ये नीली दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यहाँ पे 2/3 सतह पर इसके पानी है। कितने पर? 2/3 सतह पर पानी है। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। मैंने परिक्रमा बताया है, ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी घूम रही है, दिस इज अ परिक्रमण। और जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर ऐसे 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 घूमती है, अपनी ही जगह पे आरती करके हम घूमते हैं, दिस इज अ घूर्णन। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है, और वो भी कैसा? प्राकृतिक उपग्रह। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उपग्रह की परिभाषा, एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जैसे सूर्य के चारों ओर। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है? प्लानेट। और जो ग्रहों के चारों ओर, जैसे कि अर्थ के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है, तो वो क्या है? उसका उपग्रह हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी दूरी, इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है। ठीक है, इसका जो डायामीटर दिया हुआ है, गिवन है, जो पृथ्वी के डायामीटर से कैसा है? लगभग 1/4 है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? ये है 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी है। फिर आगे बढ़ेंगे। प्रकाश, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, मैं बता चुकी हूँ। सूर्य से यह अपना प्रकाश लेता है, वहीं से ये चमकता है। ऐसा तथ्य किसने दिया था? आर्यभट्ट जी ने बताया था। इसका जो परिक्रमण काल है, यानी कि रिवोल्यूशन टाइमिंग है, वो 27 डेज है। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितने डेज लगते हैं? 27। और इतना ही अपने जगह पर घूर्णन करने में भी इसको सेम टाइम लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर क्या है? एक ही भाग क्यों दिखता है? तो पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना टाइम लगता है? 27 दिन लगता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अपने अक्ष पर भी वो उतने ही समय में घूमता है, यानी कि उसका परिक्रमण और घूर्णन, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर एक चीज़ और सुनी होगी कि एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। आपने मून का हमेशा एक ही साइड देखा होगा। क्यों? तो रीज़न कि जो उसका परिक्रमण काल है, ठीक है, परिक्रमण काल है, जो उसका रोटेशन है यानी कि घूर्णन और रिवोल्यूशन दोनों क्या है? उनका टाइमिंग क्या है? सेम है। जब टाइमिंग सेम है तो हमें क्या है? उसका जो मून का साइड है वो हमें एक ही साइड दिखाई देता है। स्टेटमेंट डाल देगा कि हमें मून का एक साइड दिखाई देता है, क्योंकि इनका परिक्रमण और घूर्णन का काल सेम होता है, अलग होता है। परिक्रमण का इतना होता है और घूर्णन का इतना होता है। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, परिक्रमण और घूर्णन काल इनका सेम होता है, इसलिए हमें मून की वन साइड दिखती है। सतह, जो अब चंद्रमा की सतह है वो कैसी दिखती है? तो उसमें पर्वत, मैदान, गड्ढे, इनकी ये क्या है? चंद्रमा पर क्या है? पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, जिनकी छाया हमें पूर्णिमा को दिखाई देती है। पूर्णिमा यानी कि फुल मून डे,
जब हमें पूरा मून दिखाई देता है, आपने देखा होगा पूरा एकदम गोल थाली की तरह होता है, वो फुल मून डे होता है और अच्छे से विजिबल होता है और उसमें काली काली सी धब्बे से दिखाई देते हैं। वो क्या होते हैं? वो आपके पर्वत, मैदान और गड्ढे होते हैं। और जो फुल मून डे होता है वो 1 महीने में 1 बार आता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पूर्णिमा है, फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा कब आती है? तो 1 महीने में 1 बार आती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और 15 दिन के बाद, यानी कि पूर्णिमा हो गई, जैसे आज पूर्णिमा हो गई तो आज के 15 दिन बाद आपको क्या दिखाई देगा? न्यू मून डे दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? न्यू मून डे दिखाई देगा। इस दिन रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको मून दिखाई नहीं देता। आपने देखा अमावस्या की रात, जिसको कहते हैं अमावस्या की रात, भूतों वाली रात, इसमें क्या होता है? हमें चांद दिखाई नहीं देता है, वो हमारी अंधेरी रातें होती हैं। तो आपका पूर्णिमा 1 महीने में 1 बार आता है और अमावस्या पूर्णिमा के 15 दिन बाद आती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जहाँ पे जो पॉइंट में आपको समझ में ना आया हो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, सो दैट मैं आपको सारी चीज़ें फिर से क्लियर कर सकूं। ओके, अब जो उपग्रह थे, हमने बताया था पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या था? मून था, यानी कि चंद्रमा था। पर कुछ मानव निर्मित, कुछ ह्यूमंस के क्या होते हैं? कुछ ह्यूमंस के क्या होते हैं? कुछ ह्यूमंस रिलेटेड, ह्यूमंस मेड क्या होते हैं? आपके उपग्रह होते हैं। क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। तो ह्यूमन मेड उपग्रह कौन से होते हैं? तो ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो वैज्ञानिक जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो हमारे कृत्रिम पिंड यानी कि उपग्रह बनाते हैं, जैसे कि एक कौन सा है आपका? इनसैट है, IRS है, दूसरा है एजुसेट। जो एजुसेट है वो आपका किससे रिलेटेड है? एजू मतलब एजुकेशन यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड है। और इनसैट, IRS ये किसके लिए उपयोग होते हैं? मौसम, संचार और जानकारी के लिए हमें ये उपग्रह साइंटिस्ट बनाते हैं। ठीक है, यही चीज़ क्लियर हो गई है। अब खगोलीय पिंड, यानी कि मैंने खगोलीय पिंड 2 प्रकार के बताए थे, एक वहाँ था, एक यहाँ आ गया है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनकी ऊष्मा चांद, ये मतलब हीट और ऊष्मा नहीं होती है, वो भी खगोलीय पिंड होते हैं। अब खगोलीय पिंड के अंदर क्या है? एक क्या है? क्षुद्र ग्रह भी क्या था? खगोलीय पिंड। आपने देखा था, लिखा था क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं? क्षुद्र ग्रह जो प्लैनेट था ना, पहले मरकरी था, फिर वीनस था, फिर अर्थ था, फिर मार्स था, फिर जुपिटर, फिर स्टर्न एंड जॉनसन से याद किया था ना आपने, तो JS और क्या, फिर क्या था? स्टर्न और, बोलो, स्टर्न या नेपच्यून आता है? नहीं, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इनके बीच में एक पतली सी ऐसी पट्टी होती है, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे 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 डॉट से दिखाई देते हैं। ये डॉट्स आपके क्या होते हैं? तो ये ही डॉट्स आपके क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बना है, कई बार बना है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तब आप देखना। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, देख लिया। ये किसी पुराना ग्रह के टूटने से बनते हैं। ये क्या है? ये ग्रह मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड होते हैं। देख पा रहे हो? ये कैसे हैं? ये जो कोई पुराना ग्रह है वो टूट के बिखर गया होगा, वही क्या हो गया? ये डॉट्स के रूप में यहाँ पे घूमने लगा, तो ये क्या कहलाया? क्षुद्र ग्रह कहलाया। इसकी मैंने पिक लगाई हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ सो दैट चीज़ें आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ये आप देख पा रहे हो, आपको ये विजुअल होगा। ये देखो, ये जो जा रहे हैं, इंग्लिश में इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ये बेल्ट किन के बीच में होती है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं उल्का पिंड। भाई उल्का पिंड का ना मूवियों में बहुत ज़्यादा रोल है। कैसे? टूटता हुआ तारा, क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा। लोगों ने देखा टूट रहा है तारा, तुरंत विश मांग दी। और मूवी में तो भाई क्या हाई ड्रामा होता है। मूवी हुई, सीरियल हुए, आपको तो पता है। चलो, सूर्य का चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। किसके टुकड़े? पत्थर के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। उल्का पिंड भी देखो, ध्यान से सुनना, सूर्य के चक्कर लगाना। क्षुद्र ग्रह भी क्या कर रहा है? सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि सन की परिक्रमा सारे कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रह भी कर रहे हैं और आपका उल्का पिंड भी कर रहे हैं। उल्का पिंड क्या है? सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और वायु से घर्षण के कारण ये जल उठते हैं। देखो, हमारी अर्थ है, यहाँ पे क्या है? आपके उल्का पिंड घूम रहे हैं, तो इस यहाँ अर्थ में क्या है? ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी इन्हें क्या कर, जब ये अर्थ के पास आते हैं ग्रेविटी इन्हें खींच लेती है
और ये भाई साहब अर्थ की ओर खिंचे चले जाते हैं। ऐसे बनता है ना टूटता हुआ तारा, ऐसे ही बनता है ना। हाँ, तो ऐसे अर्थ की ओर घिसे चले आए और जैसे ही अर्थ में आए वहाँ पे इन्हें क्या मिला, वायुमंडल के साथ इनका घर्षण हुआ और ये वहाँ पे क्या होते हैं, जल जाते हैं। और इसलिए ये कैसे दिखाई देते हैं, लाइट के रूप में दिखाई देते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, टूटता हुआ तारा, जिससे विश मांगते हैं लोग। और आप लोगों ने भी शायद मांगी होगी, हमने भी बचपन में मांगी होगी जब तक हमने ज्योग्राफी ऐसे नहीं पढ़ी होगी। यदि ये बिना जले, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बिना जले क्या होते हैं, धरती पर गिर जाते हैं और यहाँ पे ये बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं और गड्ढा क्या, वहाँ पे पानी भी आ जाता है। इसको उल्का झील भी बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक लास्ट स्लाइड है आपकी। तो मैंने यहाँ पे टूटते हुए तारे की पिक्चर लगाई हुई है। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, ऐसे बैठ के और ऐसे आंखें बंद करके क्या मांगते हो, विश मांगते हो भाई, विश। तो मैंने भी विश मांग ली कि भाई सभी लोगों का सीटेट क्या हो जाए, इस बार क्वालिफाई हो जाए, है ना। चलो विश मांग ली। तो उल्का पिंड आपको समझ में आ गया, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे पत्थर के रूप में होते हैं और ये पृथ्वी में क्या होती है, ग्रेविटी इन्हें खींच लेती है, पृथ्वी के पास आते हैं और ये वायुमंडल के घर्षण के कारण जल जाते हैं, कुछ नहीं जलते हैं, धरती पर गिरकर गड्ढा करते हैं, उनको उल्का झील कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आप ध्यान रखेंगे। प्लूटो, प्लूटो क्या है, बौना ग्रह है। कब घोषित कर दिया गया था, 2006 में घोषित कर दिया गया था, ये पॉइंट ध्यान। अब हमारे पास कितने हैं, 8 ग्रह हैं। ओके, सप्तऋषि जो मैंने बताया था 7 तारों का समूह है और बिग बियर अर्सा मेजर का भाग है। यानी कि सप्तऋषि मैंने जो नक्षत्र मंडल है वो तारों की विभिन्न विभिन्न आकृतियाँ होती हैं। आसमान में देखा होगा, कभी दिखता है भालू जैसा, कभी दिखता है शिकारी जैसा, कभी सप्तऋषि, कभी अर्सा मेजर की तरह। ये सारे क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल होते हैं। एक तो होता है हंटर करके, नक्षत्र मंडल एक हंटर के आकार का होता है। मैंने पिक नहीं लगाई क्योंकि सीटेट में नहीं आता है, थोड़ा अप लेवल है। तो बिग बियर और सप्तऋषि, बिग बियर या अर्सा मेजर, ये बिग बियर और अर्सा मेजर किसका भाग है, बताइए जल्दी बोलो। नहीं, सप्तऋषि बिग बियर और अर्सा मेजर का भाग है। यानी कि ये सप्तऋषि है और ये बिग बियर है। तो बिग बियर का भाग कौन है, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट में डाला हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है, ये नीला ग्रह है और भूआब है, इसका नाम है। कितने नाम है, अद्भुत ग्रह, नीला ग्रह और भूआब है। संख्या याद रखें, सूर्य से पृथ्वी कितने किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर। चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर। बुध का दिन ये मुझे, हाँ, बुध का जो परिक्रमण दिन है वो 88 दिन है, चंद्रमा का 27 दिन है। क्रम याद रखना है ग्रहों का, तो वो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वनट्स या MVM जॉनसन से याद रखेंगे, जो मैंने याद रखा था MVM और जॉनसन। जॉनसन में ओ गायब कर देंगे और अपना जॉनसन बना लेंगे। ठीक है, और अपनी ट्रिक भी आप बना सकते हो। जुड़वां ग्रह पृथ्वी, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वां ग्रह कहते हैं। ध्रुव तारा क्या है, हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और चमकता हुआ तारा क्या है, किसे कहते हैं, तो चमकता हुआ तारा भी शुक्र को कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही नोट्स और नोट्स की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। ये वीडियो सबके लिए है, स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं वो अपना काम करते करते भी अपनी NCERT कवर कर सकते हो और आपका क्या होगा, NCERT जरूर सीटेट जरूर क्वालिफाई होगा। और जो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है वो भी देख लेना, उसमें आपको जैसे कि पैराग्राफ या पैसेज की डिमांड होगी तो मैं वो भी आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूँगी, वो आपको ज़रूर सॉल्व करना है। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।